हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। दोस्तों, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया की इस नई सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये है 5th एडिशन और आज हम करेंगे यहाँ पे चैप्टर 3 जिसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर मिलिटेंसी। ये इसका पार्ट 1 है और इससे हम शुरुआत करते हैं। आइए शुरू करने से पहले चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। आइए दोस्तों थोड़ा सा समझते हैं इस जम्मू एंड कश्मीर की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है उसको। तो आजादी से पहले की कहानी अगर आपको सुनाऊं तो जब महाराजा रंजीत सिंह की जब डेथ हुई, जब मौत हुई, उसके बाद जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिश एम्पायर था, इसकी नजर जो है वो घूमी सिखों की टेरिटरीज की तरफ, है ना। सिखों का जो एरिया था, तो महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद भाई लालच मन में आया और उस एरिया की तरफ इनकी नजर घूमी। लड़ाई वगैरह हुई, उसमें गुलाब सिंह एक डोगरा जनरल थे, महाराजा रंजीत सिंह की सर्विस में थे ये, और इनको किंग ऑफ जम्मू के तौर पे रिवॉल्ट किया गया था महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा ही। ठीक है, तो ये गुलाब सिंह ने क्या कर लिया, ये हो गए ब्रिटिश की साइड पे। रिजल्ट ये हुआ कि सिख हार गए। भाई अपने घर का कोई इंसान मिल जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि दिक्कत होगी। सिख हार गए और इसके चक्कर में ये हुआ कि भाई एक ट्रीटी साइन हुई, नाम था ट्रीटी ऑफ लाहौर। क्या नाम था? ट्रीटी ऑफ लाहौर। कब साइन हुई ये ट्रीटी ऑफ लाहौर? ट्रीटी ऑफ लाहौर को साइन किया गया दोस्तों 16 मार्च 1846 में। अब क्या हुआ कि इस ट्रीटी के हिसाब से बात ये थी कि कश्मीर को गुलाब सिंह को दे दिया जाएगा और बदले में लिए जाएंगे 75 लाख, 75 लाख रुपए में। और ये क्या करेंगे, ये एक्सेप्ट कर लेंगे ब्रिटिश की सुजैनिटी कि भाई यही अंग्रेज सर्वोपरि है, ब्रिटिश सबसे, वो ब्रिटिश एम्पायर सर्वोपरि है और उसके नीचे हम यहाँ पे जो है राज कर रहे हैं। ठीक है ना। और तब से कश्मीर को रूल करा जाता था डोगरा डायनेस्टी के द्वारा। तो ये तो कहानी हो गई। आइए आगे बढ़ते हैं। आजादी हो गई, आजादी के बाद क्या रहा? तो बात ये रही कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो सबसे बड़ी प्रिंसली स्टेट थी 1947 में, 1947 में देश आजादी के टाइम पे ये सबसे बड़ी प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी। अब यहाँ पे 77% जो पॉपुलेशन थी, 77% यहाँ की पॉपुलेशन मुसलमान थी, मुस्लिम थी, बट तब भी इसे रूल करते थे एक हिंदू राजा, नाम था महाराजा हरि सिंह। क्या नाम था? महाराजा हरि सिंह। आपने सुना होगा। इस स्टेट को जाना जाता था कि यहाँ पे हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, ठीक है, हर तरह के लोग रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं सिख भी थे, कुछ बुद्धिस्ट भी थे, है ना, 3% आबादी इनकी भी थी, लेकिन तब भी बहुत अच्छी तरीके से लोग रह रहे हैं। कल्चरल डाइवर्स सोसाइटी है बढ़िया से। अब यहाँ पे 4 मेन रीजन हुआ करते थे इसके। वो 4 मेन रीजन में सबसे पहली थी प्रोविंस ऑफ जम्मू। क्या थी? जम्मू की प्रोविंस थी। इस जगह पे हिंदू ज्यादा थे, एक हिंदू डोमिनेटेड एरिया था, ज्यादातर प्लेन एरिया था या आप कह लीजिए लो हिल्स था जो बॉर्डर करता था पंजाब को। दूसरी बात, अब जब जम्मू के हम नॉर्थ के इलाके में जाते तो यहाँ पे सुन्नी मुस्लिम रहते थे, डोमिनेट करते थे कश्मीर वैली को। इनकी पॉपुलेशन के साथ साथ एक अच्छी खासी पॉपुलेशन यहाँ पे हिंदू कश्मीरी पंडित की भी हुआ करती थी। ये जो खाड़ी थी, ये जो वैली थी, ये काफी खूबसूरत पार्ट था हमारे देश भारत का। इसमें बहुत सारे टूरिस्ट आते थे गर्मियों के टाइम पे। दोस्तों यहाँ पे कुछ सिख भी थे। सिख कहाँ थे? जम्मू में भी देखने को मिलते थे, जम्मू प्रोविंस में भी, और कश्मीर की वैली में भी देखने को मिलते थे। तीसरी बात ये कि ये जो कश्मीर की वैली थी, कश्मीर की खाड़ी जो थी, इसके ईस्ट वाले हिस्से में जो हिली एरिया था लद्दाख का, वो था। और वहां पे ज्यादातर, जैसे आज आप देखते हो मोनास्ट्रीज है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे बुद्धिस्ट, प्रीडोमिनेटली बुद्धिस्ट एरिया था। और यहाँ पे आपको शिया मुस्लिम्स देखने को मिलते। इसका बॉर्डर जो है वो तिब्बत के साथ शेयर होता था। अब चौथी बात अगर हम करें तो बाकी ये आखिरी के जो 2 रीजन बते, मैंने बताया ना 5 मेन रीजन्स में डिवाइडेड था, 3 तो मैंने बता दिए। आखिरी के 2 बचे वो था गिलजिट
और दूसरा बल्तिस्तान, जो आज आप सुनते हैं पीओके के अंदर आ रहा है। अभी तो दो ये रीजन्स थे, वहां पे काफी कम पॉपुलेशन थी और ज्यादातर यहाँ पे शिया मुस्लिम्स रहा करते थे। गिलगिट और बल्तिस्तान जो है ये इनके बॉर्डर्स लगते थे अफगानिस्तान के साथ में, और सिंकियांग सिंकियांग प्रोविंस जो चाइना की है उसके साथ में। ये काफी क्लोज था पुराने सोवियत यूनियन जो हुआ करता था उससे भी। और जियोग्राफिकल पॉलिटिकल लोकेशन इस स्टेट की, जम्मू एंड कश्मीर की जो थी वो बहुत ज्यादा क्रूशियल हो गई थी। ठीक है, अब आपको पता है इंपॉर्टेंट थी, तभी तो इसकी नजरें थी ना हर तरफ से। देखिए लग रहा है इसका चाइना से भी लग रहा है, अफगानिस्तान से भी है, सब कुछ से छू रहा था, तो भाई नजर तो आएगी आएगी। आइए तो आगे लेके चलते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और रेफरेंडम क्या है, थोड़ा जानते हैं। तो कहानी क्या हुई कि 15 अगस्त 1947 की बात है, 15 अगस्त 1947 में इस डर था कि भाई, फिर ये डर था कि फोर्स एक्सेशन ना हो इंडिया के अंदर। और ये चीज था कि भाई देखो ऐसा ना हो जाए ना, कि मामला क्या था कि जम्मू एंड कश्मीर को ये डर था कि कहीं जबरदस्ती इंडिया इसे अपने में ना कर ले। ठीक है, और दूसरा ये डर था कम्युनल बैकलैश का। क्यों? क्योंकि यहाँ मुसलमान ज्यादा थे, तो ऐसा ना हो कि भाई पाकिस्तान यहाँ पे फंडिंग करे और पाकिस्तान वाले जो है इसे अपनी साइड कर ले। ठीक है, तो दोनों तरफ से इनको ये डर था। इस डर में आके महाराजा हरि सिंह ने क्या करा, ना इंडिया ज्वाइन करा और ना ज्वाइन करा पाकिस्तान। इन्होंने कहा कि हम इंडिपेंडेंट स्टेट रहना चाहते हैं, क्योंकि ऑप्शन दिया गया था कि या तो आप इंडिया ज्वाइन करिए या आप पाकिस्तान ज्वाइन करिए, और या तो फिर आप क्या करिए कि भाई इंडिपेंडेंट रहिए। तो इन्होंने कहा हम न्यूट्रल स्टेट रहेंगे और किसी की साइड नहीं रहेंगे। हमने सोचा हम आजाद रहेंगे और सोवेरियन रहेंगे और कंप्लीटली न्यूट्रल रहेंगे। ठीक है भाई। अब शेख अब्दुल्ला जो थे वो लगातार भाई रिफ्यूट करते रहे इस टू नेशन थ्योरी को, एंड ही वाज परसीव्ड एज अ कस्टोडियन ऑफ सेक्युलरिज्म इन कश्मीर। अभी देखिएगा इनका आगे क्या रोल है। अब क्या हुआ कि हरि सिंह ऑफर टू साइन अ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। इनको ऑफर किया गया हरि सिंह को, महाराजा हरि सिंह को, कि आप स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को साइन कर लीजिए, जिसमें दोनों ही कंट्री जो है वो यहाँ पे अलाउ करें कि फ्री मूवमेंट हो लोगों का, सामान का, मतलब गुड्स का, बॉर्डर्स के माध्यम से। अब पाकिस्तान ने तो इस एग्रीमेंट को साइन कर लिया, बट इंडिया ने कहा कि ना 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 रुको, वेट एंड वॉच, अभी हम देखेंगे क्या है आगे क्या होगा। अब हुआ क्या, साइन तो कर लिया पाकिस्तान ने, लेकिन लालच जिसके मन में भरा है उसकी सच्चाई तो सामने आएगी आएगी। इसलिए रिलेशनशिप जो था पाकिस्तान में के साथ में वो जल्द ही खराब हो गया, जब पाकिस्तान ने रेल की सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया सियालकोट और जम्मू के बीच में। ये कब की बात है, ये अभी टाइम ज्यादा नहीं हुआ है, सितंबर 1947 में ही ऐसा पाकिस्तान ने कर दिया। क्या हुआ फिर ये हुआ कि अक्टूबर 1947 में वाइल शेख अब्दुल्ला जब लीड कर रहे थे, इतनी भारी मात्रा में जो एजिटेशन हो रहा था कि भाई पूरी तरह से जो पावर का ट्रांसफर है, जो पावर है वो दे दी जाए कश्मीरी नागरिकों को, पीपल ऑफ कश्मीर के हाथ में आ जाए, और कई सारे पठान ट्राइब्समैन विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान आर्मी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत सारे पठान ट्राइब्समैन ने पाकिस्तान आर्मी की मदद से हमला कर दिया, इन्वेड कर दिया किसको, कश्मीर को। अब क्या हुआ, अब ये महाराजा साहब जो थे इन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी से कहा कि भैया हमको मिलिट्री हेल्प कर दीजिए, हमारी मदद कर दीजिए, नहीं तो हम तो गए, बर्बाद हो गए। तो शुरुआत में तो नेहरू जी ने सपोर्ट नहीं करा। ठीक है, नेहरू सपोर्ट नहीं करा एक्सेशन को विदाउट एसरटेनिंग द विल ऑफ द पीपल। भाई इन्होंने कहा कि हम अपने में नहीं लेंगे तुम्हें, है ना। क्यों? क्योंकि अभी हम जब तक नहीं जानेंगे कि लोग चाहते हैं हमारे पास इंडिया में मिलना कि नहीं चाहते हैं, तो बिना लोगों की सहमति के हम यहाँ पे एक्सेशन को सपोर्ट नहीं करेंगे। बट माउंटबेटन जो थे उस समय उन्होंने इंसिस्ट करा कि इंटरनेशनल लॉ के अंदर ट्रूप्स को आप कश्मीर में तभी भेज सकते हैं जब ये स्टेट जो है वो फॉर्मली इंडिया में मिले, इंडिया में इसका एक्सेशन हो, तभी आप अपनी मिलिट्री हेल्प कर पाओगे इस कश्मीर को। क्या हुआ ये कि शेख अब्दुल्ला और सरदार पटेल ने, क्या हुआ कि भाई ये जो शेख अब्दुल्ला का जिनका नाम ले रही हूँ ना, और सरदार पटेल
ने भी इंसिस्ट करा कि भाई एक्सेशन के लिए मान जाइए। फाइनली बात है कुछ 26 अक्टूबर की, 26 ऑफ अक्टूबर 1947 की, जब महाराजा ने एक्सीड करा इंडिया को बाय साइनिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है, साइन करा इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को, एंड ये भी अग्री करा कि हम अपॉइंट करेंगे अब्दुल्ला जी को, शेख अब्दुल्ला को, एज द हेड ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे। ठीक है, चलिए अब आप कहेंगे काफी इंटरेस्टिंग है मैम, ये आखिरकार इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में क्या लिखा हुआ था। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के हिसाब से डिफेंस को छोड़ के, फॉरेन अफेयर्स को छोड़ के, और फाइनेंस और कम्युनिकेशन को छोड़ के, इंग्लिश में समझ लीजिए, एक्सेप्ट फॉर डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन, इन 4 चीजों को छोड़ के इंडियन पार्लियामेंट जो है उसे यहाँ पे राज्य की सरकार जो होगी, स्टेट की गवर्नमेंट जो होगी, उससे यहाँ पे सहमति की जरूरत पड़ेगी अगर कोई भी दूसरा लॉ इस स्टेट के अंदर उन्हें लागू करवाना है तो। ठीक है, अब क्या हुआ, इवन दोनों ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और महाराजा दोनों ही चाहते थे कि एक अच्छे से प्यार से परमानेंट एक्सेशन हो जाए, बट नेहरू जी ने इसको काफी आइडियलिस्टिक लिया और एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल कदम उठाया, एक स्टेप उठाया, ये अनाउंस करके कि भाई हम रेफरेंडम कराएंगे इस एक्सेशन के डिसीजन को लेके। एक बार अगर प्रॉपर शांति हो जाए, पीस हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर हो जाए और प्रॉपर चीजें जो है वापस से रीस्टोर हो जाए वैली के अंदर, तो हम रेफरेंडम कराएंगे जिसमें लोगों की सहमति हो, लोगों की इच्छा जानेंगे कि उन्हें भारत में जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है। इस डिसीजन को लिया गया दिखाने के लिए कि इंडिया की कमिटमेंट है डेमोक्रेसी को लेके, और माउंटबेटन की जो एडवाइस थी उसे ऑनर करने को लेके भी, कि ठीक है हमने बढ़िया इज्जत दी है आपको भी। अब क्या हुआ कि जब ये एक्सेशन हो गया दोस्तों, एक्सेशन के बाद अब इन्वेडर्स धीमे धीमे उठा के बाहर फेंके गए इस वैली से, इंडियन ट्रूप्स ने उठा के फेंका, एक्सेप्ट एक एरिया रह गया, वो एरिया था पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसे हम आज कहते हैं। ठीक है, इंडिया के अंदर ये एरिया था और ये पाकिस्तान कहता है इसको आजाद कश्मीर, है ना। तो इसकी बातें हैं, सुनते जाओ, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। अच्छा, पाकिस्तान का नाम सुन के उसकी ऐसी हरकतों को सुन के कितनी नफरत आ जाती है हर भारतीय के अंदर, नहीं ना चाह के भी इंसान बोल देता है। चलिए आगे, तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम आगे बढ़ा के आपको लेकर आते हैं, वो है कश्मीर का यूएन से कनेक्शन। तो हुआ क्या कि इस समय तक माउंटबेटन ने ये सजेस्ट करा भारत की सरकार को कि आप ये पूरी जो कश्मीर की दिक्कत है उसे लेके जाइए यूनाइटेड नेशन के पास। अब यूनाइटेड नेशन ने बीच में इंटरवेंशन किया और बिचौलिया बनके यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इंडिया और पाकिस्तान दोनों को बैठाया और इस माध्यम से इन दोनों ने साइन करा एक सीज फायर एग्रीमेंट कि भाई हम भी कोई गोली बारूद नहीं चलाएंगे, आप भी कोई गोली बारूद मत चलाइएगा। और ये एग्रीमेंट साइन हुआ है दोस्तों कब, ये हुआ है 1 जनवरी 1949 में। सीज फायर लाइन को एस्टैब्लिश कर दिया गया और इसी लाइन को हम लोग कहते हैं LOC। देख रहे हैं आप यहाँ पे, लाइन ऑफ कंट्रोल। अब क्या हुआ, अब 1951 की बात है, 1951 में यूनाइटेड नेशन ने एक रेजोल्यूशन पास किया और इस रेजोल्यूशन के माध्यम से क्या हो रहा था कि हम रेफरेंडम कराएंगे, जिसके बारे में बात कही थी जवाहरलाल नेहरू जी ने कि हम रेफरेंडम कराएंगे अंडर द यूएन सुपरविजन। कौन देखेगा इसको, यूनाइटेड नेशन के पूरे सुपरविजन में इस रेफरेंडम को कराया जाएगा। एक बार पाकिस्तान क्या कर ले, ये अपने ट्रूप्स को यहां से पीछे करवा ले, विड्रॉ कर ले उस एरिया से, यही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से। पाकिस्तान ने मना कर दिया, हम तो नहीं करेंगे भाई, वही भागते भूत की लंगोटी भली, जो मिल गया अगर उसको छोड़ दिया और कहीं लोगों ने इंडिया का साथ दे दिया तो इनके पास कुछ नहीं रहेगा। तो इन्होंने चालाकी और लालची में कहा भाई हम तो नहीं यहाँ पे अपनी फोर्सेस को पीछे कर रहे हैं, और कश्मीर के अंदर प्लेबसाइट कभी हो ही नहीं पाया। फिर क्या हुआ, हुआ ये कि यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसे कहते हैं UNMOGIP,
वो आज भी कंटिन्यू कर रहा था, सुपरवाइज कर रहा था सीज फायर लाइन को, और रिपोर्ट करता है अगर कोई वायलेशन होता है सीज फायर का। तो ये सिर्फ स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर की, और कि भाई जहां पे एक्सेशन स्टेट का इंडिया में अभी भी डिस्प्यूट का मैटर रहा, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और अभी भी ये एजेंडा आप देखते हैं कि एजेंडा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। आप हर दूसरे कदम पे भी आपने देखा होगा, ट्रंप के टाइम पे भी ट्रंप ने क्या कहा था कि अरे हम आ जाते हैं, हम बिचौलिया बन जाते हैं, है ना। ये पाकिस्तान बार बार में रोने जाता है यूएन के पास में, मेरा ये वाला मैटर देख लीजिए। इंडिया कहता है हमारा इंटरनल मैटर है। तो अब तो खैर वी आर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। उस समय तो भाई हम पूरा डिपेंडेंट थे वेस्ट के ऊपर। डिपेंडेंट क्या थे भाई, तुरंत आजाद हुए थे, पैसा वगैरह से कम थे। तो अब क्या हुआ, तब से कश्मीर जो है वही मेन रोड़ा है एक अच्छा रिलेशन पाकिस्तान और इंडिया में होने का। और यही रोड़ा क्या है, बहुत सारी और चीजें हैं। अब पाकिस्तान एक ऐसा देश नहीं रह गया जो मजबूत हो। अब इसका सब ये वैसी थाली का बैगन बन गया है, पैसे के लिए इधर उधर, अब तो ये बर्बाद हो चुका है। और इंडिया ने रिगार्ड करा कश्मीर का सेशन है, एक फाइनल चीज है, इररिवोकेबल चीज है, और कश्मीर हमारे देश का एक इंटीग्रल पार्ट है। पाकिस्तान अभी भी इस क्लेम को भाई ये देखा नहीं है कि हम पूरा मैप में हम पूरा हिस्सा दिखाते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान है ये अभी भी मना करता है, नहीं 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 ये अलग अलग मैप आपको दिखेंगे। तो इस इश्यू को रेज करना चाहता है बार बार इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में, वाइल इंडिया कहता है भैया देखा हमारा इंटरनल बायलैटरल इशू है, तो हमें कोई मतलब नहीं, कोई बाहर वाला नहीं होता है मेरे यहाँ इंटरफेयर करने वाला। चलिए आगे लेके चलते हैं आपको, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बताते हैं। तो भाई जो लोग जम्मू एंड कश्मीर के थे उस समय उन्होंने कन्वीन करा एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, कब, 1951 में, ठीक है, 1951 की बात है, which once again reaffirmed the accession of state of to India in 1956। एंड ये यहाँ पे संविधान जो है वो फाइनलाइज हुआ इस स्टेट का, है ना। वो अलग संविधान था, आपको पता है, उस समय तक जब तक ये आर्टिकल रिवोक नहीं हुआ। अभी मैं आगे बताऊंगी। जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन ये रिफॉर्म करता था कि स्टेट जो है जम्मू एंड कश्मीर की, ये है और रहेगी एक इंटीग्रल पार्ट यूनियन ऑफ इंडिया का, ठीक है। फिर बात आगे बढ़ती है और शिमला अग्रीमेंट के बारे में मैं आपको बताती हूँ, जो कि 1972 में हुआ। अब क्या हुआ, नॉर्दर्न एरिया से पाकिस्तानी ट्रूप्स का विड्रॉल कलेक्टिवली टू एज पीओके, हम लोग कहते हैं ना, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो इससे पाकिस्तानी ट्रूप्स को पीछे करना, उसका इनका जो विड्रॉल था, और रीइंटीग्रेशन विद द रेस्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, यही मेन ऑब्जेक्टिव रहा इंडिया का कि भाई पीओके इंडिया में आ जाए। ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ द कन्फ्लिक्ट, जब शुरुआत हुई थी, जब पाकिस्तान ने यहाँ पे उस एरिया पे कब्जियाया था, तब इंडिया का शुरुआत में यही एक चीज थी कि भाई हम इस एरिया को अपने वापस चाहते हैं कैसे भी, और पाकिस्तान को इस एरिया से भगाना चाहते हैं इनकी ट्रूप्स को। हालांकि ये जो उद्देश्य था वो धीमे धीमे ये हुआ कि भाई जो ये शिफ्ट उसमें देखने को मिला, है ना। और ये शिफ्ट जो है वो 1971 की जो वॉर थी पाकिस्तान के साथ में, उसके बाद चीजें बदलती दिखी। एक LOC दैट इज लाइन ऑफ कंट्रोल को एस्टैब्लिश कर दिया गया इस वॉर के बाद, और ये माया जाने लगा कि ड्यूरिंग नेगोशिएशन लीडिंग टू, यही हो ना, और इट इज वाइडली बिलीव दैट कि ड्यूरिंग नेगोशिएशन के टाइम पे लीडिंग टू द शिमला अग्रीमेंट, जिसे शिमला अग्रीमेंट को साइन किया गया था 2 जुलाई 1972 में, दैट फॉलोड द वॉर। जो वॉर हुई थी 1971 में, उसके बाद ये अग्रीमेंट हुआ। इंडिया और पाकिस्तान ने अग्री करा कि हम इस लाइन को, जो ये LOC है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एक परमानेंट बॉर्डर बना देंगे जो कि रहेगा बिटवीन द 2 कंट्रीज। तब से इंडिया का मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कन्फ्लिक्ट ऑफ कश्मीर, ये वही है कि भाई स्टेटस हमारा जो है वो हमारी मर्जी से रहेंगे हम यहाँ पे, और एंड कन्वर्ट द LOC इनटू इंटरनेशनल बॉर्डर, ठीक है। चलिए आइए समझते हैं और चीज। तो आता है कश्मीर मिलिटेंसी, लो इंटेंसिटी वॉर या प्रॉक्सी वॉर बाय ISI। थोड़ा समझाती हूँ अच्छे से, शुरुआत समझाती हूँ। सबसे पहले बिगिनिंग ऑफ इंसर्जेंसी। पाकिस्तान तो आ गया, तो गंदगी तो आई गई देश के अंदर। हुआ क्या कि जब
इनिशियल बैटल जो कि 1947 में हुई थी, उसमें हारने के बाद, और दो मेन वॉर जो एक हुई 1965 में और एक 1971 में, इन दोनों वॉरों को हारने के बाद पाकिस्तान ने अब सोचा कि हम बड़े लेवल पे तो लड़ नहीं सकते इंडिया से, डायरेक्ट वॉर करेंगे तो हम मुंह की खाएंगे। तो इसने पहले सपोर्ट करा टेररिस्ट के मूवमेंट को जो कि पंजाब में चल रहे थे, और उसके बाद यहाँ पे शुरुआत करी सेपरेट करना, जिसे कहते हैं सेपरेटरिस्ट और मिलिटेंट इंसर्जेंसी को कश्मीर के अंदर लेट 1980s में। इसने कहा कि उन लोग को सपोर्ट करो जो चाहते हैं कि भाई इस स्टेट को अलग करें, या फिर भाई मिलिटेंट इंसर्जेंसी जो भी हो रही है, इंसर्जेंसी टेररिज्म वगैरह के बारे में मैंने आपको, नक्सलिज्म वगैरह के बारे में लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया है। तो जो लो इंटेंसिटी वॉर थी दोनों कंट्रीज के बीच में, वो आज भी देखते हो इन द नेम ऑफ जिहाद ये कुछ ना कुछ कर ही करते हैं, और यही वजह थी इंडिया परेशान रहा, इंडिया के लिए बहुत दिक्कत वरी का कारण थी। अब क्या हुआ, 1987 की बात है कि ये स्टेट के अंदर हुए इलेक्शन, और एक डिस्प्यूटेड स्टेट इलेक्शन ने एक कैटलिस्ट काम किया और बढ़ा दिया इंसर्जेंसी को, व्हेन it resulted in some of the state legislative assembly members forming armed insurgents group। हुआ क्या कि कुछ जो है स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स ने यहाँ पे एक आर्म इंसर्जेंट ग्रुप बनाया, और जुलाई 1988 में कुछ डिमॉन्स्ट्रेशंस, स्ट्राइक्स और अटैक्स होने लगे। उसके एक साल के बाद 1989 में एक भारी मात्रा में काफी ज्यादा बड़ी पॉपुलर आर्म इंसर्जेंसी हुई, और ये प्रॉपर इसको सपोर्ट मिल रहा था बाहर से, जिसमें 1990s में देखा जाए तो एक काफी डेंजरस इशू बन गया था इंटरनल सिक्योरिटी का इंडिया के लिए। अब यहीं पे शुरुआत हो रही थी दोस्तों मुजाहिदीन इंसर्जेंसी की, जिसके बारे में मैंने आपको चैप्टर 1 में बहुत डिटेल से बताया है, और ये रही काफी कंटिन्यू रही। इंसर्जेंसी को ज्यादातर शुरुआत करा गया था अफगान मुजाहिदीन के द्वारा, जो पहुंच गया, एंटर कर गया कश्मीर की वैली में फॉलोइंग द एंड ऑफ सोवियत अफगान वॉर। ठीक है, सोवियत अफगान वॉर के बाद ये यहाँ घुस आया। शुरुआत में तो जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ही अपना काम कर रहा था, है ना, इंसर्जेंसी के तौर कर वहां पे उस एरिया में फैला रहा था, और इसे बनाया गया था 1964 में, रीऑर्गेनाइज किया गया था 1971 में, और फिर यही कारण कि भाई अलग कर दें, यही इसी पर्पस के लिए इसको यूज किया जा रहा था। इसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में JKLF, आपने सुना होगा इसके बारे में। JKLF एक मेन इंसर्जेंस कश्मीरी ग्रुप था 1990s में, और यासिन मलिक एक लीडर था JKLF का, और ये वन ऑफ द कश्मीरीज था जिसने ऑर्गेनाइज करा मिलिटेंसी को वहां पे। अब जो मेन डिमांड थी ऑर्गेनाइजेशन की वो ये थी कि हमें भैया क्या करना है, कश्मीर को आज़ादी दिलानी है, कश्मीर को भारत से अलग करके एक आज़ाद जगह बनाना है। और 1995 के बाद से एक टुकड़ा JKLF का, जिसका लीडर था यासिन मलिक, इसने कहा कि हम वायलेंस को छोड़ते हैं, हम कोई लड़ाई दंगा नहीं करेंगे, एंड कहता है कि चलो ठीक है, हम पीसफुल तरीके का, शांति के तरीकों का यूज करेंगे इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। बट बहुत सारे नए नए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो भाई वायलेंट एक्टिविटीज करना चाहते थे वैली में, जैसे कि बहुत सारे नाम हैं, आपको मैंने समझाया भी एक एक अलग अलग, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, अल बदर, हरकत उल अंसार, हरकत उल जिहाद ए इस्लामी, है ना। तो ये सारे अलग अलग ग्रुप्स जो हैं ये घुस गए LOC से, है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल के माध्यम से अंदर घुसे कश्मीर के अंदर, और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी जो ISI है और गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान की, उसने डायरेक्टली सपोर्ट करा। इसको बोलते हैं, मैंने आपको समझाया है, ये इसे बोलते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। इसने डायरेक्टली सपोर्ट करा, फंड करा और ट्रेनिंग दी, वेपन दिया, ताकि ये सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आतंक मचा सकें इस एरिया में। ये पूरा वेल प्लान था, ISI का एक तरीका था, है ना, और एक ऐसा कदम था, एक ऐसा मूव था टू रेप्लिकेट ऑफ द पंजाब मिलिटेंसी मॉडल पे इनका यहाँ पे काम करना था। और ये सारे टेररिस्ट ग्रुप भाई जो थे वो सक्सेस भी पा गए
कि भाई इन्होंने एथनिक क्लेंजिंग करी कश्मीर की। कैसे, आपको मालूम ही है, आपने भी कश्मीरी फाइल्स पिक्चर देखी ही होगी। 4 लाख कश्मीरी पंडित तो ऑफिशियली इस वैली को छोड़ के भागे थे। इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी लैंड को जो है सीज कर दिया गया। और मतलब अब जब कश्मीरी पंडित चले जाएंगे और खाली वहां पे यही रहेंगे, मुस्लिम्स रहेंगे या जो भी उनकी पॉपुलेशन रहेगी, है ना, वहां के लोग रहेंगे, तो प्रॉपर जो है वहां पे क्या हुआ, भारी मात्रा में डेमोग्राफिक चेंज देखने को मिला एकदम से, है ना। हर तरह से पहले लोग रह रहे थे, सेकुलर था, सब कुछ रह रहे थे, अलग अलग कल्चर डाइवर्सिटी थी, लेकिन जब खदेड़ के बाहर भेज दिए गए तो बहुत कम मात्रा में कश्मीरी पंडित बचे, तो दिक्कत देखने को मिली। कश्मीरी पंडित बेचारे बहुत सारे अभी भी ये टेम्परेरी रिफ्यूजी कैंप में रहते हैं, है ना, जम्मू के अंदर, दिल्ली के अंदर, और अभी भी अपने घर, अपनी जगह, अपने नहीं सेफली लौट पाए हैं। सरकार भी नहीं इनको प्रोटेक्शन दे पाई, है ना। मतलब इतनी सारी सरकारें आई और बहुत सारी चीजें हुई पास्ट में, है ना, लेकिन इनको प्रॉपर चीजें, इनको चीजें नहीं मिल पाई, इनको अपना हक नहीं मिल पाया। सिर्फ पॉलिटिक्स एक मुद्दा रहा, वोट बैंक एक मुद्दा रहा, बस। बहुत सारे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच, ये लगातार इंडियन आर्म फोर्सेस को ही कहते थे कि भैया ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करते हैं, जैसे एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशंस, डिसअपीयरेंस, टॉर्चर, सप्रेशन फ्रीडम ऑफ स्पीच का कश्मीर के अंदर। लेकिन इन लोगों को, इन वेस्ट की ऑर्गेनाइजेशन को कभी ये नहीं दिखा कि हमारे अपने लोगों के साथ क्या किया गया है। अब तो अभी हम समझे, आप दूसरी समझे बिगिनिंग क्या है इंसर्जेंसी की, आप समझ गए। दूसरी बात मैं आपको समझाऊं, क्राउड मोबिलाइजेशन। अब क्राउड मोबिलाइजेशन क्या है थोड़ा समझिए। देखिए 2008 में हुए इलेक्शंस, वो जनरली कहे जाते हैं कि एक फेयर थे बाय यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, और they had a high voter turnout in spite of calls by militant for a boycott। हालांकि मिलिटेंट्स ने कहा था बॉयकॉट करो इलेक्शन को, लेकिन तब भी अच्छी खासी मात्रा में लोग जो है वो गए, उन्होंने वोट दिया। और प्रो इंडिया जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी यहाँ पे, उसने बनाई, यहाँ पे सरकार को बनाई इस स्टेट के अंदर। एक अच्छा खासा वोटर टर्नआउट देखने को मिला, और इससे ये दिखा कि जो लोग हैं कश्मीर के, वो चाहते हैं कि शांति से रहो, भाईचारे से रहो, पीस और हार्मनी से रहो। क्योंकि लोग जो होते हैं, जो आम सिविल जनता है, वो उसका टेररिस्ट माइंड नहीं है, वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहना चाहती। उसकी क्या गलती कि वो एक ऐसी ऐसी स्टेट में है जिसे कब्जा करना चाहता है एक ऐसा टेररिस्ट कंट्री, तो वो शांति से चाहते थे रहना। और यहाँ पे स्ट्रैटेजी में, लेकिन अब देखो जब ये दिखा तो पाकिस्तान की हड़बड़ी हुई, तो स्ट्रैटेजी में आईएसआई ने चेंज करा अपने कश्मीर के अंदर। और अभी हम देख रहे हैं कुछ सालों से तो बिल्कुल बदलाव है। क्या देखने को मिलता है, क्राउड मोबिलाइजेशन, जो मैं कह रही हूँ ना, क्राउड मोबिलाइजेशन का यूज करा गया एक ऐसे तरीके के तौर पे ताकि इंडिया की सिक्योरिटी फोर्सेस को किसी तरह से डिफेम करे, उनको बेइज्जत करें कि देखो ये लोग जो है वो आतंक मचा रखे हैं कश्मीर की आम जनता पे। और इससे क्या होगा, इससे इस कश्मीर के इशू को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाया जाए, ऐसा पाकिस्तान की सोच थी। अब तो देखा होगा कि जो है स्टोल पेल्टिंग को, कि भाई पत्थर अत्थर फेंकना, ये तो रूटीन फीचर बन गया था स्ट्रीट पे, प्रोटेस्टर्स पे। श्रीनगर के अंदर जब तक, भाई समर में 2008 की गर्मियों की बात है ये, जब अमरनाथ लैंड ट्रांसफर एक बहुत ही ज्यादा गर्म मुद्दा चल रहा था, जिससे काफी ज्यादा एजिटेशन फैली हुई थी कश्मीर के अंदर। कश्मीर के अंदर जो टीनेजर्स थे, है ना, 18 19 20 साल के बच्चे, ये भी इन्वॉल्व होने लगे स्टोन पेल्टिंग में, माइंड वॉश करने लगते हैं ना, कि ये कर दो तो बड़ा सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई छोड़ के ये सब शुरू कर दिया लोगों ने। प्रोटेस्ट कर रहे थे मूवमेंट्स में लोग कश्मीर के अंदर सिंस 1989। इवन छोटा सा इंसिडेंस अगर कुछ होता था तो उसे इतना बड़ा बना के दिखाते थे ये सेपरेटिस्ट, ताकि पॉलिटिकल गेन मिले, लोग इनको सपोर्ट करें, अपना तो फायदा हो, लोगों का घर बर्बाद हो जाए। यहाँ पे इन सारे इंसिडेंट्स में काफी ज्यादा बढ़ावा देखने को मिला आफ्टर अफजल गुरु, जो कि एक मेन आरोपी था, एक्यूज था पार्लियामेंट अटैक का, जो हमारे भारत में हुए थे। ठीक है, पार्लियामेंट के ऊपर जो अटैक हुआ था उसमें जो मेन आरोपी था अफजल गुरु, अगर उसकी बात करें तो यहाँ पे उसको जो है वो दे दी गई थी फांसी। और जब इसको फांसी दी गई दिल्ली के अंदर फरवरी 2013 में, उसके बाद बवाल और बढ़ गया।
उसके साथ एनकाउंटर हुआ बुरहान वानी का 2016 में, 2016 में। इसने और कंडीशन को, सिचुएशन को कश्मीर की खराब कर दिया। एंड इसकी वजह से रेडिकलाइजेशन जो था यूथ के अंदर और बढ़ा, क्योंकि उनको ऐसा दिखाते हैं ना कि भाई हमें आप आज़ादी दे देंगे, ये बंदा है आपको आज़ादी दिला रहा है, ये आपको सुकून दिलाएगा, और ये देखिए भारत की सरकार इसी को मारना चाहती है। तो ये ऐसा माइंड वॉश करते हैं कि लोगों को समझ ही नहीं आता है, और इसलिए यहाँ पे दिक्कतें और बढ़ गई। तो सिक्योरिटी की सिचुएशन जो है वो और खराब होती गई। लास्ट अगर देखें तो मतलब कुछ वक्त में तो हुई, 2019 तक तो हम लोगों ने देखा ही है ना, किस तरह से पुलवामा अटैक्स हुए, ये हुआ वो हुआ। अब क्या हुआ कि अब आप कहेंगे कि मैम जिस बारे में हम बात कर रहे थे थोड़ा सा उस बारे में बात करते हैं कि मैम ये लो इंटेंसिटी वॉर क्या होती है ना, और आईएसआई ने ये लो इंटेंसिटी वॉर क्यों करी, भयानक वॉर क्यों बंद कर दी। देखो सबसे पहले समझो आपकी लो इंटेंसिटी मतलब बहुत बड़ी नहीं, कुछ मात्रा में। लो इंटेंसिटी वॉर ये लंबे वक्त तक रह सकती है, ठीक है, थोड़ा इधर थोड़ा उधर थोड़ा उधर चली जा रही है, देश पूरा इसी में उलझा हुआ है, कोई और डेवलपमेंट का काम नहीं कर रहा, इसी को ही संभाले पड़ा है, ठीक है ना। तो जो इच्छा चाहता है बाहर का देश वो पूरा भी करवा रहा है इसी वजह से। और डायरेक्ट वॉर में क्या होगा, कुछ वक्त चलेगी, या तो हार होगी या तो जीत होगी। लेकिन अगर लो इंटेंसिटी की है, कुछ मात्रा में चल रहा है लेकिन लंबे वक्त तक चल रहा है, वहां शांति नहीं है, तो कैसे डेवलपमेंट होगा, ठीक है ना। तो ये इसके बहुत सारे फॉर्म होते हैं, जैसे कि आर्म रिवोल्ट करा दो, गुरिल्ला वॉरफेयर करा दो, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन होता है, नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ऐसे एक साथ भयानक वॉर नहीं हो रही है, उसमें पैसा वैसे चला जाएगा, इस तरीके से करो, दूसरे की कंधे पे बंदूक चलाने वाला काम। अब आप कहेंगे कि मैम अच्छा तरीका क्या है, मॉडस ऑपरेंडी या प्रॉक्सी वॉर इन जम्मू एंड कश्मीर, क्या तरीका है जो प्रॉक्सी वॉर का जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। देखिए कुछ तरीके हैं, जैसे कि पहला कि आप भाई कुछ ऐसे कैंपेन चल रहे हैं पाकिस्तान से, पीओके से, है ना, तो इंडियाज इमेज है ना, ताकि इंडिया की इमेज खराब हो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, है ना, ऐसे मैलिशियस कैंपेन, ऐसे खराब कैंपेन को चलाया जाए। दूसरा कि टेररिस्ट को घुसाओ, बॉर्डर से किसी तरह से टेररिस्ट को घुसाओ, और इंडियन जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो लगातार इन टेररिस्ट से लड़ती रहें और कुछ काम ही ना कर पाए, और बदनाम इनको हम करते रहेंगे एक ना एक चीज उठा के। तीसरी बात कि सेकुलर फाउंडेशन जो स्टेट के हैं, जो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साथ में रहें सब, उनको यहाँ पे अटैक करो, और जो सपोर्ट करो फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक एक्टिविटीज को, और ये कहो कि हिंदूज किसी तरह से कश्मीरी वैली से बाहर निकाल के फेंक दिए जाएं। मुस्लिम रहेंगे और इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ये कहेगी कि भैया हम ही हैं, हमें को चाहिए, हमारा देश ये नहीं है, ये है वो है, लोगों का माइंड वॉश होगा, अलग होने में आसानी होगी। चौथी बात कि इंटरनेशनलाइज करो कश्मीर का इशू, है ना, तो ताकि क्या होगा कि भाई इंडिया को हम खराब इमेज करें और ऐसा दिखाएं कि यहाँ पे तो बेचारे मुस्लिम्स का बड़ा बुरा हाल होता है, प्रोसिक्यूट करे जाते हैं, कितना खराब हाल है, और देखिए जो है इस एरिया में इतने मुस्लिम्स हैं, इस एरिया को ही हटा देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कि टेररिस्ट एक्टिविटीज को मुस्लिम डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट में और बढ़ाओ, जम्मू रीजन के, जम्मू के अंदर हिंदू है और आप जहां पे वहां पे मुस्लिम ज्यादा है, वहां पे टेररिस्ट एक्टिविटी करो, ताकि उन लोगों को ऐसा लगे कि ये सब कराया जा रहा है सरकार के द्वारा या हिंदूज के द्वारा, तो वो भी चिढ़े और उस एरिया में भी वो बवाल मचाए, ठीक है। और आखिरी में कि लो इंटेंसिटी वॉर को हाई इंटेंसिटी की तरफ बढ़ावा दो एक सही टाइम पे, और एक टर्म, और इसे टर्म दिया जाता है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का। समझ आई बात। आइए समझते हैं कि सिविल अनरेस्ट इन कश्मीर सिंस जुलाई 2016 ये क्या है क्या नहीं है, थोड़ा समझते हैं। तो हुआ क्या कि बुरहान मुजफ्फर वानी, जैसे के बारे में मैंने अभी आपको पहले बताया है, ये क्या था, ये था कमांडर हिजबुल मुजाहिदीन का, जिसका सोशल मीडिया कैंपेन जो है ये कश्मीरी मुस्लिम के जो जवान थे, नौजवान थे, यूथ थे, वहां तक पहुंचता था, ठीक है, और उनको भड़काने का काम करता था। इसको मार दिया गया था एक इनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा। कब मारा गया था, 8 जुलाई 2016 में। अब इसके बाद क्या हुआ, करीब 2 लाख लोग ये आए थे इसकी जो क्या कहते हैं जनाजे पे, फ्यूनरल में, 9 जुलाई को, और ये कहा जाता है रिपोर्टर्स के द्वारा ये लार्जेस्ट गैदरिंग थी, मिलिटेंट्स भी प्रेजेंट थे इस फ्यूनरल के अंदर। अब क्या हुआ कि जब इसकी डेथ की न्यूज पूरे में फैली तो भारी मात्रा में प्रोटेस्ट होने लगे कुछ एरियाज में, कश्मीर की खाड़ी के, कश्मीर वैली के। सेपरेटिस्ट के जो लीडर्स थे इन्होंने कहा कि कश्मीर को बंद करो, है ना, और
ये चीज वो बढ़ाते रहे, उनका क्या, उनकी रोजी रोटी थोड़ी ना चला रहे, लेकिन आम जनता कह रही थी हम कुछ नहीं चलाना, मतलब आम जनता को ऐसे बता रहे थे यही तरीका है, तो आम जनता के ऊपर बंदूक रख के चला रहे थे। पुलिस स्टेशन, सिक्योरिटी फोर्सेस, इन सबको भीड़ ने अटैक करा, पत्थरबाजी करी, स्टोन पेल्टिंग को रिवोट करा गया बहुत सारे पार्ट से कश्मीर के, ठीक है, इंक्लूडिंग अपॉन ट्रांजिट कैंप्स ऑफ जो कश्मीरी पंडित्स जहां रहते थे वो भी। इंटरनेट सर्विस, उसके अलावा ट्रेन सर्विसेज, इन सबको सस्पेंड कर दिया गया और नेशनल हाईवे को भी बंद कर दिया गया कि भैया यहाँ से और देश में ना फैल जाए कुछ और। अमरनाथ के तो ये जो अमरनाथ यात्रा करने के लिए जो यात्रीगण गए थे, ये रिपीटेडली रिज्यूम, मतलब द अमरनाथ पिलग्रिमेज हैज बीन रिपीटेडली रिज्यूम्ड एंड सस्पेंडेड ड्यू टू अनरेस्ट, ठीक है, कभी हो रहा था कभी रोकी जा रही थी, वहां पे तो बहुत ये दिक्कतें होती हैं अमरनाथ यात्रा के टाइम पे। हंड्रेड्स ऑफ कश्मीरी पंडित्स जो एम्प्लॉयज थे वो सब बेचारे भागे, और जो ट्रांजिट कैंप थे ड्यूरिंग द नाइट ऑन 12 जुलाई की बात है, क्यों, क्योंकि लगातार अटैक कर रहे थे प्रोटेस्टर इन कैंपों के ऊपर। जो घर था बुरहान का, है ना, जहां पे बुरहान को मारा गया था, जो घर था वो was set ablaze by a mob on suspicion that its residents had tipped off the security forces about him। अब क्या था, उनको ये था कि भाई यहाँ पे जो रहते हैं लोग रहते हैं, भाई इन्होंने ही सब कुछ करा है, इसको बताया है, तो भैया वो घर की तरफ भी इनका जो रुख था वो सही नहीं था। कर्फ्यू को लगा दिया गया इस पूरी ही कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट में, ये कब की बात है, 15 जुलाई को लगा दिया गया, और मोबाइल फोन के नेटवर्क को भी सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि ताकि क्या हो ना कि मतलब ज्यादा खबरें बहुत ज्यादा ना फैले, क्योंकि बहुत ज्यादा फैलेगी तो क्या होगा कि इससे जो है वो नौटंकी मचाएंगे ये लोग और ज्यादा। अब क्या हुआ कि 12 जुलाई की बात है, 12 जुलाई को नवाज शरीफ एक स्टेटमेंट में इन्होंने कहा, अरे भाई मुझे तो बड़ा झटका लगा, शॉक लगा ओवर द किलिंग ऑफ बुरहान वानी, है ना, और विच वॉज क्रिटिसाइज बाय द इंडियन गवर्नमेंट, इस बात को क्रिटिसाइज करा गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। और शरीफ ने कहा इस बुरहान वानी को कि ये तो एक मार्टियर था, वाह भाई वाह, ठीक है, शहीद हुआ है। ये बात 15 जुलाई की है, और इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने रिस्पॉन्स में क्रिटिसाइज करा पाकिस्तान को ग्लोरीफाई करने के लिए, इतना जो आप दिखा रहे हो टेररिस्ट को, वाह 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 वाह, आप टेररिस्ट को ग्लोरीफाई कर रहे हो, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिटिसाइज करा मीडिया को ये कह के कि ये एक ऐसे खतरनाक गंदे वानी को हीरो के तौर पे दिखा रही है। सिचुएशन इज रिटर्निंग क्विकली टू नॉर्मलेंसी, ठीक है, सिचुएशन वापस से जो है नॉर्मल की तरफ बढ़ने लगी, और ये काफी ज्यादा हाईली ट्रैजिक चीज थी कि टेररिज्म कश्मीर के अंदर अब इतनी जड़ों तक पहुंच गया था। यही वजह थी इतने सीरियस कंसर्न की इंडियन सरकार के और सिक्योरिटी फोर्सेस के, टेररिज्म को ऐसे ग्लोरीफाई करना, ऐसा लेवल इतनी भारी मात्रा में लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि ठीक है हमें अलग होना है, ये होना है, वो होना है, और अब समय आ गया था कि सेंटर फिर से सोचे कश्मीर की स्ट्रैटेजी को लेके कि भाई कैसे कश्मीर को डील करना है। एक सीधे हाथ से, सीधे उंगली से घी नहीं निकल रहा है। फिर आता है ऑपरेशन ऑल आउट। तो ऑपरेशन ऑल आउट ये एक एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन था जिसका लॉन्च किया गया था जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जुलाई 2017 में, ताकि टेररिस्ट को उठा के अब बाहर फेंक दिया जाए टाइम से। इसका लॉन्ग टर्म प्लान ये था कि हम शांति, पीस इस्टेब्लिश करेंगे वैली के अंदर, और करीब आपको मालूम है 258 टेररिस्ट को अलग अलग टेररिस्ट आउटफिट जैसे कि लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और आपका अल बदर, इन सब से शॉर्टलिस्ट करा गया फॉर ऑपरेशन ऑल आउट के लिए। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने सीक्रेट डिस्ट्रिक्ट वाइड सर्वे किया पता लगाने के लिए कि भाई कहाँ छुपे बैठे हैं मिलिटेंट, मेन प्राइम लोकेशन क्या है टेररिस्ट एक्टिविटीज की, इस सब प्रॉपर मैपिंग करी, अच्छे से आगे बढ़ने से पहले इन लोगों ने पूरा काम किया। तो अब आगे जो है वो पुलवामा और बालाकोट के बारे में समझेंगे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बाकी लेक्चर कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताते हुए जाइएगा। अच्छा लगा डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप मेरे इस काम में मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। इन वीडियोस को आप फेसबुक पे भी देख सकते हैं, इसके अलावा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत अमेजिंग है, अच्छे से अच्छे चैनल जैसा है, आप जाएँ देखें तभी ज्वाइन करें। अच्छा लगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।